हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो चलिए आज हम फिर से अपने टॉप 50 क्वेश्चंस की हमने क्वेश्चन आंसर की सीरीज चलाई हुई है उसको कंटिन्यू करते हैं और आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलेंगे और आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे जो आपका 51 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड आप भी इसको मेरे साथ साथ में अटेम्प्ट करते रहेंगे एंड उसके टोटल आपका कितना सही होता है उसका आंसर मुझे जरूर करेंगे। ठीक है, इससे आपको भी पता चलेगा कि आपका कितना इसमें टॉपिक अच्छे से कवर हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिएगा आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हो। रैपिड रहेगा ये, ठीक है, फटाफट आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन उसका आंसर करेंगे। ओके, और इवेलुएट करेंगे अपनी तैयारी को कि आपने इसको कितने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। पहला क्वेश्चन है आज का कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ स्प्लिट्स इन द पॉलिटिकल पार्टी। एक तरीके से यहाँ पे मना किया गया है कि जो ये बात किस प्रोविजन से डिलीट हुई थी, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से डिलीट हुई थी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शंस वो अप्लाई नहीं होगा आपका इन स्प्लिट किसमें, इन केस ऑफ स्प्लिट इन द पॉलिटिकल पार्टी। अगर स्प्लिट होता है पॉलिटिकल पार्टी का तो ये कौन से केस में आई थी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं देखिएगा 51 का राइट आंसर इज 91st अमेंडमेंट। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट। और 91st अमेंडमेंट कौन से उसमें आता है, 51 का 1 इज राइट आंसर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस, कौन से अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुए थे आपके, तो ये आपका अमेंडमेंट था 101 अमेंडमेंट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 101 अमेंडमेंट। इसके बाद आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि कौन से अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ये आपका डिक्लेयर हो गया था किसके द्वारा, तो इसका अमेंडमेंट हो जाएगा, कौन सा अमेंडमेंट डिक्लेयर हुआ था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो आपका 99th अमेंडमेंट हुआ था जो बात करता था किससे, एनजेसी। ठीक है, एनजेसी, ठीक है, एनजेसी से रिलेटेड था ये आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से। ठीक है, तो ये आपका 99th अमेंडमेंट जो आपका क्या हो गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखेंगे अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, तो पहली बात करेंगे आर्टिकल कौन सा अटॉर्नी जनरल का, 76, ध्यान रखेंगे। तो 54 का अगर हम राइट आंसर करेंगे तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, 54 का राइट आंसर इज 4, प्रेसिडेंट। बातें क्लियर यहाँ तक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। अगर हम बात करते हैं 55 की, तो 55 में देखेंगे कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन इन परफॉर्मेंस ऑफ इज ड्यूटी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया शैल हैव राइट टू ऑडियंस, कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए अटॉर्नी जनरल के पास पावर है कि वो ऑडियंस कर सकता है कोर्ट में, कहाँ पर, ठीक है, कौन सी कोर्ट में कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, देखिएगा भारत की किसी भी कोर्ट में, इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कहाँ पर, इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत की किसी भी कोर्ट में उसके ऑडियंस करने का राइट है, किसके पास, हमारे अटॉर्नी जनरल के पास। ठीक है, यहाँ तक बातें हुई। नेक्स्ट देखेंगे हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव बाय द पार्लियामेंट, ऐसा कौन सी अथॉरिटी है जो आपका पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी हमने बात की अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के, अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, प्रेसिडेंट के। बात देखेंगे आगे, अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ, जो अटॉर्नी जनरल होता है वो किसके प्लेजर पर अपना पद धारण करता है, तो अभी हमने बात भी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल का 3, प्रेसिडेंट। 57 का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपका, 3 में प्रेसिडेंट दिया हुआ है। विच लॉ ऑफिसर होल्ड द राइट टू स्पीक, कि कौन सा लॉ ऑफिसर है जिसके पास राइट है स्पीक करने का इन दी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउस कौन कौन से आपके, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में क्या है, स्पीक करने का अधिकार है, तो वो कौन सा लॉ ऑफिसर होता है हमारा, तो आप सबको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं इंडिया का। ठीक है, 58 का राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, जिसका भी मैंने आर्टिकल 76 बताया, इंपोर्टेंट है, इसको जरूर आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई, जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट से। अब आपका आता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कहाँ का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आपका स्टेट का
स्टेट का है ना हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, अगर इंडिया का होता तो आपका अटॉर्नी जनरल होता, बट अब कौन होगा यहाँ पर एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल कहाँ का होता है, स्टेट का, और इसका आर्टिकल कौन सा होता है 165, ठीक है। आर्टिकल 165 किसके बारे में बात करता है, तो ये बात करता है आपका एडवोकेट जनरल की, ठीक है। बातें क्लियर, आगे देखेंगे। Which article of the Constitution of India provides the provision has been made? फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, तो जो आपको बहुत अच्छे से याद होना भी चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर 280। कहाँ पे है आपका 280, ठीक है। आर्टिकल 280 में क्या दिया हुआ है, आपका फाइनेंस कमीशन दिया हुआ है, ठीक है। बातें क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसको हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहते हैं इंडिया का, ठीक है। किसको बोलते हैं कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया या इन इंडिया, तो देखेंगे यहाँ पर ये होता है हमारा कैग। आर्टिकल कौन सा है इसका, कंट्रोलर का 148, ठीक है, ध्यान रखेंगे 148 में आपका कैग बता रखा है। आगे देखेंगे, द फाइनेंस कमीशन गिव्स रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट एट ऑल एट टू। ये बात करता है कि जो फाइनेंस कमीशन होता है वो रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को एट टू, किस किस चीज के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया यहाँ पर 62 हो गया, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस चीज की रिकमेंडेशन देता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स कहाँ कहाँ, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इज राइट आंसर। प्रिंसिपल विच वुड, ठीक है, विच वुड गॉन द ग्रांट्स इन एड, ठीक है, जो एड होती है टू द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके लिए भी होता है। और एक तरीके से नीडेड टू आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। ये सब आपके तीनों के लिए हमारी रिकमेंडेशन दी जाती है, किसके द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 280 में है। फाइनेंस कमीशन कहाँ पे बताया 280 में। तो ये सारी जो मैंने रिकमेंडेशन बताई, ये सारी रिकमेंडेशन दी जाती है, एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का कौन सा हो जाएगा 4, ठीक है, 62 का हो जाएगा आपका 4। Which one of the following has been set up under the Constitution of India? यहाँ पे बात होती है कि इनमें से कौन से का कम एक तरीके से सेटअप किया गया भारत के संविधान में, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन, ठीक है, लॉ कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन, या फाइनेंस कमीशन। देखो अभी मैंने आपको बताया है ये, ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए। 63 की हम बात करेंगे। देखो और सबके बारे में हम यहाँ पर प्रोविजन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। 63 का अगर हम बात करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा फाइनेंस कमीशन, क्योंकि मैंने भी इसी आपका आर्टिकल बताया 280 और 280 बताया, तो देखिएगा इसका यानी कि संविधान में बात की हुई है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका गठन संविधान के अनुसार होता है या संविधान के किसी आर्टिकल में होता है, तो हम उसको कौन सी बॉडी बोलते हैं, हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होता है आपका, ठीक है। प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सा आयोग है, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इन शॉर्ट फॉर्म भी एंड उसकी फुल फॉर्म में बताएंगे, जो भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो 63 का कौन सा हो जाएगा 4। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज, देखिएगा कि आखिरकार जो ये फाइनेंस कमीशन है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसके बारे में देखेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, ये यहाँ पर होगा टैक्सेस, ठीक है। किसके बीच में, फाइनेंस कमीशन का मेक होता है रिकमेंडेशन देना, ठीक है, किसके रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्सेस का उसका। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्लियर यहाँ तक। 64 के बाद नेक्स्ट आपका 65। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द, अब इनमें से बात किया जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट नहीं कराता है इलेक्शन, किस मतलब किसका इलेक्शन नहीं कराता है, ये देखेंगे आप 65 में अगर हम बात करते हैं, देखिएगा लोकसभा का कराएगा, राज्यसभा का कराएगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराता है, लेकिन किसका नहीं कराता, तो जो हमारी लोकल बॉडीज होती हैं उनका नहीं कराता है। बातें क्लियर, राइट आंसर इज 4, इनका नहीं कराता। और कल पूछा जाए कि इनका कराता है, तो इन सब का हमारा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है। बातें क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, इन इंडिया हु अकॉर्ड रिकॉग्नाइज द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज
देखिएगा क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर कि जो हमारी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, उनको नेशनल और रीजनल पार्टी का जो दर्जा दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं तो ये पावर हमारी किसके पास होती है, इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसके पास हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन के होती है। ठीक है, राइट, आपको आर्टिकल भी बताया ना मुझे इसका, इलेक्शन कमीशन का। नेक्स्ट देखेंगे 67, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू पार्लियामेंट इज, अगर पार्लियामेंट में पावर है वोट देने की तो वो किस राइट में आता है उसको देखेंगे। ठीक है, कि वो आपका किस में आएगा। तो ये आपका फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट किस इसमें आ जाता है। ये आपका वोट देने का इलेक्शन जो पार्लियामेंट में होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ये आपका लीगल राइट होता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, लीगल राइट। Which one the following is correct statement in deciding the question as to the disqualification of a member of parliament? The president shall act. प्रेसिडेंट जो एक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो एक्ट करेगा, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है शैल। शैल का मतलब होता है मैंडेटरी प्रोविजन। मैंडेटरी का मतलब है कि आपको वो आप उस काम के लिए बाउंड है, आप अपने डिस्क्रिशन पावर यूज नहीं कर सकते हैं। तो किसके अकॉर्डिंग काम करता है राष्ट्रपति हमारे, तो अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन होती है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को काम करना होता है। बात क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, तो उस मैनर में किया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन मैनर एंड ग्राउंड्स, जो आपके क्या होते हैं, जो आपका एप्लीकेबल होते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए दिए गए हैं वही आपका यहाँ पर भी अप्लाई होता है। बात है क्लियर। 67 में चीफ इलेक्शन कमीशन का रिमूवल की बात कर रहे हैं। 69 के बाद हम देखेंगे 70, द प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेड अंडर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल जिसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, ये बहुत ही बार क्वेश्चन बना हुआ है और वैसे भी बहुत आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है हमारे आर्टिकल 315 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315 2। ठीक है, 315। अब बात करेंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर का टेन्यूर कितना दिया हुआ है, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर का टेन्यूर होता है 6 ईयर्स। राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 ईयर 4। ठीक है, बातें क्लियर। आगे देखेंगे, द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाई। जो चेयरमैन होते हैं आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है, वो अपॉइंटेड होते हैं किसके द्वारा, तो हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा ये अपॉइंटेड होते हैं। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 का राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट विदाउट एन इम्पीचमेंट मोशन हैविंग बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। एक तरीके से इनमें यहाँ पर क्या हो सकता है कि किसको रिमूव किया जा सकता है अपने पद से राष्ट्रपति के द्वारा बिना किसी इम्पीचमेंट मोशंस के। ठीक है, जो पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है। तो 73 का अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसको हटा सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 73 का राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 73 का राइट आंसर 2। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिएगा, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर आपसे पूछी जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि जिनका संविधान में प्रोविजन है स्पेशली वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जिनका नहीं है वो आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पूछा भी था यहाँ पे इसी से रिलेटेड, तो देखिएगा यहाँ पर सबके लिए प्रोविजन दिया गया है। इलेक्शन कमीशन भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आपका जीएसटी काउंसिल भी है और इंटर स्टेट काउंसिल भी है। और पूछा गया है नोट, तो नोट कौन सा हो जाएगा आपका, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। नीति आयोग मतलब किसकी जगह पे आया है, तो आपका प्लानिंग कमीशन की इसमें आया। मैंने क्वेश्चन भी इससे पूछा था रिलेट करके। अब बात करेंगे हमारा 75 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 75 में बात करते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएटेड बाय राज्यसभा।
ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ठीक है, 75 का राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे देखेंगे 76। आर्टिकल 340 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है किससे? ठीक है, 76 की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। 340 में बता रखा है आपका बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। ठीक है, 76 में। आगे देखेंगे नेक्स्ट 77, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड। देखो ये तो सभी को पता होना चाहिए, ये तो बहुत बार पूछा हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 77 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो कब से अडॉप्ट किया गया था? तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट आता है आपका 78 का राइट आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से आया था ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का। आगे देखेंगे नेक्स्ट कि जो आर्टिकल 343 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, पहली बात तो ये किससे बात करता है? ये लैंग्वेज से बात करता है। ठीक है, तो लैंग्वेज से बात करता है तो यहाँ पे क्या बात करता है कि 343 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, वन ऑफ द फॉलोइंग द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, क्या होगी? हिंदी होगी। और हिंदी कौन सी स्क्रिप्ट में होगी? आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी। ठीक है, हिंदी किस में होगी? इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 80। ठीक है, 80 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बात की गई है आपका कि जो प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, आपका ट्रिब्यूनल एक तरीके से क्या है? ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसको कौन से शेड्यूल में आता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कौन से शेड्यूल में आता है, पूछा जाता है। ये 3rd में आता है, 8 में आता है, 5th में आता है। तो देखिएगा इनमें किसी में भी नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, और कौन सी लिस्ट में आता है इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे कि ये इसके प्रोविजन स्पेशली कौन सी शेड्यूल में आता है। ठीक है, तो इनमें तो नहीं आता, ये तो आपको पता चल गया किस में आता है, वो आपको बताना है। वोट ऑन अकाउंट मीन्स, एक पॉइंट पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन भी आया था वोट ऑन अकाउंट के बारे में। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट के बारे में क्वेश्चन आता है, अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो 81 है आपका, 81 का क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा एक मिनट, हम बात करेंगे यहाँ पर वोट ऑन अकाउंट के बारे में। तो इसका मतलब हो जाता है कि अप्रोप्रिएटिंग फंड स्पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट्स। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट फंड्स होते हैं जो मतलब एक तरीके पेंडिंग होते हैं किसी बजट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग होते हैं। ठीक है, पासिंग ऑफ बजट की पास करने के लिए। अब आपका जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड नया क्वेश्चन आया है कि जो 6 शेड्यूल है उसमें प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, ट्राइबल एरिया और उनके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उनमें से वो कौन सा स्टेट इंक्लूड नहीं है? क्वेश्चन में ये नहीं कि कौन सा इंक्लूड है, कौन सा स्टेट इंक्लूड नहीं है वो आपको आंसर करना है। ठीक है, तो देखिएगा मेघालय भी है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है, और इसमें कौन सा नहीं आएगा? तो फिर जब ये तीनों हो गए तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82 का राइट आंसर हो जाएगा। तीनों बता दिए मैंने कि ये तीनों है, तो बचा कौन सा? मणिपुर इसमें नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। 83 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 83 की बात करेंगे कि यहाँ पर आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी वेस्टेड विद पावर ऑफ डिक्लेयरिंग कास्ट और ट्राइब्स। ठीक है, जो कास्ट और ट्राइब्स होती है उन्हें SC ST जो डिक्लेयर करते हैं वो कौन करता है? इसमें क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फुल फेथ एंड क्रेडिट। ठीक है, कौन सा आता है आपका? फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ यूनियन एंड टू एवरी स्टेट इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए, हर हाल में, क्योंकि आता ही बहुत ज्यादा है। तो इसका आर्टिकल हो जाता है हमारा आर्टिकल 261। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आर्टिकल 261। वैसे भी आपको याद रखना है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट के नाम से कौन सा आर्टिकल जाना जाता है, तो वो है आपका 261। क्लियर, आगे देखेंगे। 279 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है। ठीक है, 85 में अगर हम बात करते हैं कि जो 279 है आपका, वो किसके बारे में डील करता है?
तो वो आपका कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, ठीक है। 279 किसके बारे में बात करता है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। 85 का राइट आंसर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। 86 पे चलेंगे यहाँ पे। पार्ट अगर हम बात करते हैं 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है किससे, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका ये बात करता है सर्विस किसके बारे में, सर्विस किसके अंडर में, यूनियन और स्टेट्स के अंदर में जो आती है वो पार्ट 14 में हमारा आती है, ठीक है। यहाँ तक बात है क्लियर। सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज, जो हिंदी है वो आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में है, तो वो क्या है, नेशनल लैंग्वेज है यूनियन की, ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, या मदर लैंग्वेज है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये हमारी होती है ऑफिशियल लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी, जो बात करते हैं यहाँ पर। 8 शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या 22 लैंग्वेज। तो इसमें 8 शेड्यूल में हमारी आ जाती है 22 लैंग्वेज, ठीक है। 22 लैंग्वेज है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिएगा भारत के संविधान में कितनी शेड्यूल्स हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। अब हमारी 12 है और आपको एक क्वेश्चन बताना है कि ओरिजिनली कितनी शेड्यूल थी भारत के संविधान में, ठीक है। ये तो मैं आपकी बता रही हूँ जो अब है फिलहाल। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 शेड्यूल, ठीक है। अब आपका आता है 90, क्वेश्चन नंबर 90 है। 90 के बारे में बात करते हैं। तो 90 की बात करेंगे यहाँ पर कि ये आपको यहाँ पे भी आंसर बताऊंगी। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम। एक कोरम होता है अपनी मीटिंग के लिए, तो उसमें कितने मेंबर की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर हाफ ऑफ द टोटल, कितनी? 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं उनके उसमें कोरम पूरा होता है। और कोरम का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? कोरम का मीन्स होता है जब किसी चीज को पूरा करने के लिए मिनिमम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो अगर पूरा है तो ठीक है, अदरवाइज तो नहीं होगा। कम से कम इतने लोग तो होने चाहिए, वो होता है कोरम, मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड, ठीक है। आगे देखेंगे, 90 हो गया। 10 क्वेश्चन आपके लास्ट बचते हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, अगर नहीं पता है तो जरूर पढ़ेंगे इस बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है और फंडामेंटल राइट क्या होता है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अब, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ये फंडामेंटल राइट है, ये सब चीज है, लेकिन आपका ये भी फंडामेंटल राइट है, थर्ड तक असेंबल होने का पीसफुली। लेकिन राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी अब हमारा एज अ फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, और ये कैसा बन गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। फंडामेंटल राइट सिर्फ वही होंगे जो पार्ट 3 में दिए गए हैं। मैं बता देती हूँ आपको, फंडामेंटल राइट सिर्फ वही जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो संविधान में कहीं पे भी दिए गए हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे आप। तो अब ये कहाँ पे दिया गया है? आपका आर्टिकल 300 के ए में दिया गया है। और आपका कौन से अमेंडमेंट से आया था? ये आपका 44th अमेंडमेंट से आया था। 1978 में यह अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। इस पे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है हमारा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोल सकते हैं और इसको हम लीगल राइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी अब हमारा कैसा राइट हो गया है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल सकते हैं या लीगल राइट्स भी हो सकता है। 312 जो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल आपका, आर्टिकल 312, ठीक है। 312 की बात करेंगे तो ये 312 किससे रिलेटेड है? आपका ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। 94 में देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई। जो ये आपका फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लोज है, ये किस पर अप्लाई नहीं होता है? देखिएगा, एक्ट पब्लिक एक्ट्स पर, पब्लिक रिकॉर्ड्स पर, एक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशन पर, या आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग पर। तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा? पब्लिक एक्ट्स पे भी होगा, रिपोर्ट्स पे भी अप्लाई होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई होगा, लेकिन ये कॉर्पोरेशन के एक्ट पर अप्लाई नहीं होगा।
फुल फेथ एंड क्रेडिट का मतलब होता है कि इनके द्वारा किए गए काम पर हम पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे और एक तरीके से ये मानेंगे कि जो भी किया गया है वो सही है। तो इनके लिए चाहे पब्लिक एक्ट और पब्लिक रिकॉर्ड हो या कोई हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, वो फुल फेथ एंड क्रेडिट में आ जाएगी। दो अभी मैंने आपको आर्टिकल भी बताया था। आर्टिकल कौन सा है इसका? 261 है। और ये किस पर अप्लाई नहीं होता है? तो ये आपके एक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशन पर आपका अप्लाई नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जनरली क्या होता है, सो टाइटल जो होता है हमारा वो कहाँ पर दिया होता है? वो हमारा आर्टिकल 1 में दिया होता है, या आर्टिकल या सेक्शन 1 में दिया होता है, क्योंकि सबसे पहले वही बताते हैं। लेकिन संविधान का एक आर्टिकल ऐसा है जो फर्स्ट में नहीं बता के अलग बताया हुआ है। तो इसका राइट आंसर 95 का क्या हो जाएगा? 393। 95 का राइट आंसर हो जाएगा 393। देखिएगा, सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है। वहां पे था कि कहाँ पर सिक्स शेड्यूल अप्लाई नहीं होती, और यहाँ पर है कि कहाँ पर ये अप्लाई होती है। ध्यान रखेंगे, देखिए तो ये कहाँ पर अप्लाई होती है, ठीक है। ये आपको पूरे नाम याद होने चाहिए। देखेंगे तो देखिएगा ये किस पर अप्लाई होती है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसके राइट आंसर आपको बताना है बहुत जल्दी करके, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका होती है, असम पे भी होती है, त्रिपुरा पे भी होती है, मेघालय पे भी होती है, मिजोरम पे भी होती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम याद रखते हैं ATMM, यानी कि ATM कर सकते हैं इसको, ATMM, ठीक है। इसमें लेकिन MM में मणिपुर नहीं आता है, ठीक है। मनी नहीं होती है ATM में, मनी नहीं आता यानी मणिपुर नहीं आता है। बस इसको अगर आपको क्लिक करना है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, M में मेघालय और मिजोरम आएगा, मणिपुर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि ATM में मनी नहीं। In which case the Supreme Court has observed that social morality also change from age to age। ये कौन से केस में कहा गया था कि जो सोशल मोरालिटी होती है वो एज टू एज चेंज होती जाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको जल्दी से बताना है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा नालसा। ये आपका नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसमें बोला गया था कि सोशल मोरालिटी ऑल्सो चेंज फ्रॉम एज टू एज, ठीक है। 98 के बाद बात करेंगे हम, जो हमारा एक तरीके से कंसेप्ट है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। कहाँ पे पढ़ते हैं हम ये प्रोविजन? सबसे पहले पढ़ाया है आपको प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी आपका यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है प्रोविजन? तो फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। चलिए 98 लास्ट 2 क्वेश्चन आपके बचते हैं, जल्दी से देखेंगे। फंडामेंटल राइट वाज बोरोन, ये तो ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आपके यूएस के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और एक आपका जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 एंड लास्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू अडॉप्टेड बाय द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से किया गया है, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू अडॉप्टेड बाय फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से? यूएसए से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो चलिए ये टॉप 50 क्वेश्चन आपके होते हैं कंप्लीट, ठीक है। आप इसको अच्छे से करेंगे एंड इवेल्युएट करेंगे कि आपका कितना आंसर सही होता है। थैंक यू सो मच।